प्रिय विद्यार्थियों, हम इतिहास दर्शन पढ़ रहे थे और उसमें हम जिस विषय पर बात कर रहे थे वह था तथ्य और व्याख्या के मध्य संबंध। इस सिलसिले में हम चौथी बार मिल रहे हैं। पहली 3 कड़ियों में हमने ये जाना तथ्य की परिभाषा कैसे की जाए, हमने यह जाना कि इतिहास में तथ्यों का भी अपना एक इतिहास होता है, हमने यह जाना कि तथ्य अपने आप को प्रकट करते हैं, हमने इसके विरुद्ध स्थापित विचार भी जाना कि तथ्य खुद नहीं बोलते, इतिहासकार उनसे बुलवाता है। हमने यह भी जाना कि ऐतिहासिक तथ्य क्या होते हैं, क्योंकि सारे तथ्य हैं वे ऐतिहासिक तथ्य नहीं होते। उसके बाद हम बात कर रहे थे तथ्यों के निर्धारण की, और हमारा आधार यह था तथ्यों के निर्धारण का कि तथ्यों का निर्धारण उनकी पवित्रता के अनुसार किया जाए या उनको काम लेने वाले इतिहासकार के मंतव्य के आधार पर किया जाए। और हम इस नतीजे पर पहुंचे थे अपनी बातचीत में कि कोई भी तथ्य अपनी पवित्रता के अनुसार निर्धारित हो नहीं सकता, क्योंकि अतीत को जानने के लिए हमारे सामने तथ्यों का भंडार है। अब उन तथ्यों के भंडार में से कौन से तथ्य काम के होंगे, यह कोई तो निर्धारित करेगा। जो इतिहासकार यह कहता है कि तथ्यों को बुलवाना नहीं पड़ता, वे स्वयं बोलते हैं, वह भी तो तथ्यों की उस सामग्री में से ऐसे तथ्यों को छांटेगा जिनके बारे में उसे लगेगा कि वे अपने आप बोलेंगे। तो इतिहासकार का यह मंतव्य है कि वो ऐसे तथ्यों को छांटे जो बोले। तो फिर वह पवित्रता वाली बात कहां रही? नहीं रही। फिर हमने यह भी बात की थी कि हमें तथ्य प्राप्त हो गए, किसी इतिहासकार ने यह सोचकर बहुत सारे तथ्यों में से कुछ तथ्यों को छांटा और एक स्थान पर रखा या विवरण एक स्थान पर दिया कि ये तथ्य इससे जुड़े हुए हैं। वो भले ही कहता हो कि मैंने ऐसे तथ्यों को छांटा है जो पवित्र हैं और वो स्वयं बोलेंगे, लेकिन कहीं न कहीं वह उनको छांटने की प्रक्रिया में अपने मंतव्य को काम ले बैठा, भले ही उसका यह मंतव्य हो कि ये स्वयं बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए बाद में वह किसी दूसरे इतिहासकार के हाथ में आए तथ्य, वह सामग्री किसी दूसरे इतिहासकार के हाथ में आई जो किसी एक इतिहासकार ने यह सोच कर रख दी कि ये तथ्य पवित्र है, अपने आप बोलेंगे। अब वह इतिहासकार जिस बिंदु पर काम कर रहा है, शोध कर रहा है, वह लिखना चाहता है किसी एक विशेष दृष्टिकोण से, क्योंकि दृष्टिकोण हुए बिना तो वह लिख ही नहीं सकता। तो वह उन उपलब्ध तथ्यों में से, मान लीजिए कि किसी इतिहासकार ने पहले विभिन्न शिलालेखों में से, विभिन्न दस्तावेजों में से, जैसे डायरिया हुई या एग्रीमेंट्स हुए, संधि पत्र हुए, या कोई टैक्स के कागजात हुए, या किसी का कोई व्यक्तिगत विवरण हुआ, या किसी का रोजनामचा लिखा हुआ। डायरी रोजनामचा ही होता है, लेकिन थोड़ा अंतर है। रोजनामचा है वो किसी सरकारी दफ्तर में कोई बैठ के कोई लिपिक लिख सकता है और वो दूसरे के संबंध में भी होगा। डायरी में भी दूसरे विषय आ सकते हैं, लेकिन वह एक अलग विषय है। फिलहाल उसको एक दस्तावेज मान लीजिए।
अब वो जब उसको आगे वाला इतिहासकार देखेगा सारी सामग्री को, तो वो उसमें से भी कुछ सामग्री को अलग करेगा। कुछ तथ्य ऐसे तथ्यों में से जो पहले से पवित्र बताए जा चुके हैं, अपने आप बोलेंगे उन तथ्यों में से कुछ तथ्य आगे भी छांटे जा रहे हैं। और ये जो छटाई का काम है, यहां पर इतिहासकार एक मंतव्य को लेकर चल रहा है और उसको पता है कि मैं एक मंतव्य को लेकर चल रहा हूं। पहले वाला इतिहासकार जिसने तथ्यों को पवित्रता के आधार पर छांटा था, वो ये नहीं मानेगा कि मेरा यह मंतव्य है कि मैं इनको पवित्रता के आधार पर छांट रहा हूं, क्योंकि यह कहते ही तो तथ्यों की पवित्रता वाली बात खंडित हो जाती है। लेकिन बाद में जो इतिहासकार काम कर रहा है वह तो छांटेगा। यहां वो क्या करेगा, तथ्यों को विशिष्टीकृत कर देगा, उनमें वो एक वैशिष्ट स्थापित कर देगा कि ये तथ्य मुझे मिले हैं और इनमें से ये तथ्य काम के हैं, बाकी काम के नहीं है। क्योंकि वो किसी एक दिशा विशेष में सोच रहा है, एक दृष्टि है उसके पास, अपनी एक विशिष्ट दृष्टि है, उसी विशिष्ट दृष्टि से वो तथ्यों को विशिष्ट बनाता है। तो एक यह बात आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई इतिहासकार है और उसने तथ्यों को विशिष्टीकृत कर दिया, और उसके द्वारा यह काम किए जाने के बाद दूसरे इतिहासकार भी मान लेते हैं कि हाँ साहब यह बात तो सही है, इन्होंने ये सही काम किया है। इसका मतलब कि वह तथ्य वो सर्वमान्य हो गया, स्वीकार हो गया, उस पर आमतौर पर बात नहीं होगी, वह सामान्यीकरण हो गया उस तथ्य का या जो उन तथ्यों का। बात एक ही है, समझ लीजिए। अब क्या है, जरूरी नहीं है कि एक लंबे कालखंड तक और किन्हीं तथ्यों को सामान्यीकृत कर लिया गया है, सामान्यीकृत माना जा रहा है, और बाद में कोई दूसरा इतिहासकार उनमें कुछ विशिष्ट तत्व देख सकता है और न भी देख सकता है, दोनों बातें हैं। तो नवीनीकरण भी होगा तथ्यों का, ये इतिहास की प्रक्रिया है, आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या है कि जब तथ्य सामान्यीकृत हो जाते हैं और लंबे समय तक सामान्यीकृत रहते हैं और उन सामान्यीकृत तथ्यों में भी कहीं कोई वैशिष्ट्य नहीं डाला जाता, तो एक स्थापना हो जाती है, उन तथ्यों से निश्चित होने वाले मूल्यों की भी स्थापना हो जाती है। लेकिन जब प्रश्न खड़े होने लगते हैं तो वो तथ्य सामान्यीकृत नहीं रहते, उनका सामान्यीकरण बना नहीं रहता। जैसे मान लीजिए शेक्सपियर ने नाटक लिखे, अब इतिहासकारों का एक वर्ग खड़ा हुआ बाद में, प्रारंभ में नहीं बाद में, कि ये नाटक शेक्सपियर के लिखे हुए नहीं है, ये नाटक तो बेकन के लिखे हुए हैं। अब ताजमहल के बारे में जानते हैं, लेकिन इतिहासकारों का एक वर्ग लगातार कहता आ रहा है कि ठीक है, दुनिया कहती है कि ताजमहल शाहजहां ने बनाया, लेकिन शाहजहां ने अब है इस रूप में बनाया, इसके पहले तो यहां राजपूतों का महल था। अब वो एक सामान्यीकृत तथ्य नहीं रहेगा कि ताजमहल शाहजहां ने बनाया। तथ्य यह सामान्यीकृत हो जाएगा कि वर्तमान रूप में हमें जो इमारत दिखाई दे रही है, जिसका नाम ताजमहल है और जो आगरा में स्थापित है, यह शाहजहां ने बनवाया। लेकिन मूल रचना शाहजहां की बनवाई हुई नहीं है। उस दिशा में काम करने वाले लोग बातों को अपने ढंग से कहेंगे और तथ्यों के सामान्यीकरण का खंडन कर देंगे। अब जैसे मेरे पास ये जो पुस्तक है, ये है H.C. पांचाल साहब की किताब, इतिहास का अर्थ एवं पद्धति। ये देख लीजिए आपको उसमें शायद उल्टी दिखेगी, है ना। इसमें एक उदाहरण है, लिखा हुआ है कि बात चाहे पुरानी हो जाए, इतिहास में पता नहीं चलता कि वो कब नई हो जाए। जो उदाहरण दिया हुआ है वो ये है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न जो हमारे नेता थे, उनका क्या योगदान रहा, इस बारे में किसी समय श्रीमती इंदिरा गांधी
जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक कालपात्र बनवाया, कालपात्र लिखवाया और उसको जमीन में गाड़ दिया, गड़वा दिया कि भविष्य में कभी यह सामने आएगा लोगों के 100 साल, 200 साल, 500, 1000, 2000 साल बाद में, तो ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाले लोगों का विवरण जमीन में सुरक्षित रहेगा और सामने आएगा, तब लोग देख लेंगे। अब क्या हुआ कि इंदिरा जी ने लगाया देश में आपातकाल और उसके बाद में हुए आम चुनाव, और आम चुनाव में वे हार गई। और फिर जो नई सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, उस समय वो जो कालपात्र इंदिरा जी ने जमीन में स्थापित करवाए थे, वो सामग्री या जो तथ्य कालपात्र के माध्यम से उन्होंने जमीन में स्थापित करवाए थे, उस कालपात्र को बाहर निकाल के देखा गया कि क्या लिखा हुआ है। कहीं सामान्य तथ्यों को विशिष्ट बनाकर तो नहीं जमीन में स्थापित कर दिया गया। तो ये जो संदेह है कि दूसरे ने जो किया वो ठीक नहीं किया, यह संदेह तथ्यों को फिर से जिंदा कर देता है ना। तो क्या है कि तथ्यों की व्याख्या के आधार पर मतभेद होते हैं। जो तथ्य मूर्त हमें दिखाई देते हैं सामने, उन तथ्यों के पीछे का अमूर्त संदेश क्या है, इसके कारण, या जो मूल्य स्थापित किए जा रहे हैं उन तथ्यों के माध्यम से, इसके कारण कुछ इतिहासकार पक्ष में हो सकते हैं, कुछ इतिहासकार विपक्ष में हो सकते हैं कही हुई बातों के। तो इस हिसाब से अंतर्विरोध पैदा हो जाते हैं, विवाद पैदा हो जाते हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि इतिहासकार है वो तथ्यों का चयन करता है। चयन यदि नहीं करे तो फिर ये जो हमारा जो इतिहास है, ये तो तथ्यों का वो कबाड़ खाना हो गया। एक तरह से पुस्तक में भी कबाड़ खाना ही लिखा हुआ है। तो फिर सारे ही तथ्य एक ढेरी में पड़े रहेंगे, तो फिर इतिहासकार क्या करेगा? फिर उसका काम क्या होगा? इतिहासकार का काम बने, वो सत्य को ढूंढे, वो ये देखे कि ऐसे ही हुआ था और इस कारण हुआ था। यह सब करने के लिए उसे अपना एक लक्ष्य तय करना पड़ता है, उसके औचित्य का निर्धारण होता है, वह सार्थकता ढूंढने की कोशिश करता है और इस आधार पर वो फिर कुछ तथ्यों को छांटेगा। ईएचकार महोदय ने कहा ना कि तथ्य तो मछुआरे द्वारा वो निकाली हुई मछलियां हैं जो पटरी पर पड़ी रहती है और वो अपनी मर्जी की मछलियां छांटता है। लेकिन ईएचकार महोदय ने ये कहा कि सारी मछलियां जिंदा मछलियां होती हैं, वो मछलियां मरी हुई मछलियां नहीं है। और उन जिंदा मछलियों में से जो अच्छी लगती है उनको मछुआरा उठा लेता है। यही इतिहास के तथ्यों की बात है, जो मैं पहले भी आपको कर चुका। अब क्या है कि वो कौन सी मछलियां उठाएगा, इतिहासकार कौन से तथ्यों को विशिष्ट बनाएगा, यह उसके मंतव्य पर या उसके उद्देश्य पर, उसके लक्ष्य पर, उसके मकसद पर निर्भर करता है। लेकिन यह संयोग पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए कि कोई मछुआरा है, वो जिंदा मछलियों में से मछलियां छांट रहा है, इसी समय तूफान आ गया, तो जितनी छटेगी उतनी लेके भागेगा। वो संयोग हुआ या नहीं हुआ? इसी तरह जब इतिहासकार तथ्यों को छांटता है तो उसके साथ भी संयोग होते हैं। इतना काम हो गया, बाकी बाद में करेंगे, और वो कभी नहीं कर पाए तो वो तथ्य निकलेंगे ही नहीं, वहीं रह जाएंगे। तो तथ्यों की खोज, या यूं समझिए कि तथ्यों की खोज की प्रक्रिया में संयोग का भी अपना एक महत्वपूर्ण ये समझ लो रोल होता है, भूमिका होती है। लेकिन चलो यह भी हो गया
संयोग पर किसी का वश नहीं होता, लेकिन उसके बाद में जो काम शुरू होता है वह होता है तथ्यों की व्याख्या का। और यह बड़ी जोरदार बात है। एक जैसे तथ्यों के आधार पर भी अलग अलग इतिहासकार अलग अलग निष्कर्ष दे देते हैं, क्योंकि उनकी व्याख्याएं अलग अलग होती हैं। और ईएचकार का कहना है कि ऐतिहासिक तथ्य के रूप में हमारे पास जो सामग्री है उसका इतिहास बनना इस बात पर निर्भर करता है कि उनको काम लेने वाले इतिहासकार ने व्याख्या किस प्रकार की है। अब जरूरी क्या है, ये मान लिया हमने, इस बात को मान लिया कि इतिहासकार के मंतव्य से या वह जो मूल्य स्थापित करना चाहता है तथ्य के माध्यम से, उस मूल्य के अनुसार, या वह किसी विचारधारा विशेष से जुड़ा हुआ है। वो कह सकता है कि मैं मार्क्सवादी हूं, मैं ऐतिहासिक भौतिकवाद के हिसाब से ही सोचूंगा। वो कह सकता है कि मैं अनुभववादी हूं, वो कह सकता है कि मैं उदारवादी हूं, वो कह सकता है कि मैं वैदिक धर्म में जो बातें लिखी हुई है उसी दृष्टि से सोचूंगा। वो कह सकता है कि मैं तो चर्च का पादरी हूं, मेरी दृष्टि दूसरी रहेगी। यदि वो ऐसा कह देता है तो हमें इतिहास में जो तथ्य मिलते हैं उन तथ्यों को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। पहले ही किसी ने आपको यह कह दिया कि देखो मैं ऐसे सोचता हूं भाई, और मैंने ये जो लिखा है ना इस सोचने के हिसाब से लिखा है। आप यदि दूसरे तरीके से सोचते हैं तो आप उस हिसाब से लिख दीजिए और बात हो जाएगी। बाद में जो अपने प्रमाण ज्यादा व्यवस्थित रूप में देगा, लोग जिसको ज्यादा स्वीकार करेंगे, वह मान्य हो जाएगा। लेकिन ऐसा यदि इतिहासकार करता है, वो वस्तुपरक हो जाता है, तो यह इतिहास के हित में होता है। फिर मिलेंगे हम इस बिंदु को लेकर, इस विषय को लेकर, इस टॉपिक को लेकर के तथ्य और व्याख्या के बीच में संबंध क्या है। जब हम अगली बार मिलेंगे तो वह हमारा 5वां मिलन होगा इस संदर्भ में। थैंक यू वेरी मच।